नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक से, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। उससे हमने अब तक आदिकाल और भक्तिकाल को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया है। आज की इस वीडियो से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल को, जिसकी समय सीमा शुक्ल जी ने 1700 से 1900 बताई है। तो आज हम उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के उन महत्वपूर्ण प्रवृत्तिगत विशेषताओं को देखेंगे जो कि परीक्षाओं में संदर्भ कथन या फिर विशेषताओं के तौर पर पूछे जाते हैं कि रीतिकाल की क्या विशेषताएं हैं। तो और शुक्ल जी ने जो कुछ भी रीतिकाल के संबंध में कहा है, जो उनके महत्वपूर्ण कथन है, जो उनकी पुस्तक से महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं हैं, और वो सभी कुछ हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो कि रीतिकाल के संदर्भ में है। और इससे पहला वीडियो जो भी आप नहीं देखे हैं अब तक, वो ज़रूर देख लीजिएगा। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में बनी हुई है, तो क्योंकि वो सभी वीडियोस बहुत ज़रूरी है आपकी परीक्षा यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, तो बहुत ज़रूरी होने के कारण आप ज़रूर उसको देखिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आप बराबर देखते रहिए, पढ़ते रहिए इन सब वीडियो से, क्योंकि शुक्ल जी आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को, जिसमें हम देखेंगे उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल को। तो रीतिकाल को देखेंगे, इसके सामान्य परिचय को प्रकरण 1 के अंतर्गत शुक्ल जी ने इसका सामान्य परिचय बताया है, जिसमें हम काव्यगत प्रवृत्तियों को देखें। आप जानते ही हैं कि रीतिकाल जो है मुख्यतः श्रृंगारी रचनाओं से भरा हुआ है। तो इस श्रृंगारी रचनाओं को लिखने का जो विकास क्रम है, मतलब किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका विकास हुआ, रचना में किस प्रकार से भक्तिकाल से रीतिकाल में रचनाएं लिखी जाने लगी, जो कि श्रृंगारी रचनाएं होने लगी, आज इन सभी मुख्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो शुक्ल जी ने प्रारंभ में ही कहा है कि मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सार नामक एक ग्रंथ लिख दिया था, जो कि श्रृंगार संबंधी रचना थी। ठीक है, श्रृंगार सागर किसका है? मोहनलाल मिश्र जी का। वही कहते हैं कि कर्नेश कवि ने वहीं पर कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण नामक 3 ग्रंथ अलंकार संबंधी लिखे थे। तो श्रृंगार संबंधी ग्रंथ लिखा श्रृंगार सागर, ठीक है, मोहनलाल मिश्र ने। वहीं पर 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ लिखे कर्नेश कवि ने कर्णाभरण, श्रुतिभूषण और भूपभूषण। तो ये 4 ग्रंथ जो थे, इनसे प्रारंभ हो जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल की परंपरा, अर्थात कि श्रृंगार संबंधी रचनाएं। कहते हैं शुक्ल जी, ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है, नेट की परीक्षा में पूछी भी गई है कई बार। इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया था। अगर बात करें समावेश की पहल, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल सबसे किसने किया था? आचार्य केशव ने ही किया था। पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर के नहीं। आपको पता ही है कि कवि प्रिया जो है वो केशव दास जी की रचना है और रीति ग्रंथ संबंधी रचना है कवि प्रिया। लेकिन कहते हैं शुक्ल जी की हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर के चला, केशव के आदर्श को लेकर के नहीं चला। केशव के प्रसंग में यह पहले कहा जा चुका है कि वे काव्य में अलंकारों का स्थान प्रधान समझते थे। ठीक है, तो केशवदास जी के बारे में जो सबसे पहले क्या कहा था शुक्ल जी ने, कि वो एक इस प्रकार के कवि थे कि चमत्कारवादी कवि थे और अलंकार को प्रधान सबसे समझते थे। ठीक है, और इसी कारण से केशव को अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। तो काव्य में अलंकारों का स्थान उन्होंने सबसे अधिक प्रधान बताया है। ठीक है, आपने जब पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें उन्होंने एक पद भी लिखा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु ना विराजे कविता बनीता मित। तो ये लिख करके उन्होंने अलंकार की प्रतिष्ठा स्थापित की है। अलंकारवादी कवि है अलंकारवादी कवि है केशवदास। इसकी पुष्टि शुक्ल जी पहले ही इनके पद के माध्यम से हमें भक्ति काल में इसका आभास दे चुके। भक्ति काल में केशवदास जी को हमने फुटकल रचनाओं के अंतर्गत पढ़ा था। ठीक है, तो शुक्ल जी ने इन्हें कहाँ रखा है? फुटकल रचनाओं के अंतर्गत केशवदास जी को और उनकी रचनाओं को रखा है। तो वहीं पे हमने केशवदास जी के बारे में पढ़ा था। केशवदास जी के बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में दी हुई है वो वीडियो, आप ज़रूर से उसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए।
कहते हैं कि हिंदी में अलंकार ग्रंथ अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसार निर्मित हुए थे। चंद्रालोक की बात करें तो यह जयदेव की रचना है, चंद्रालोक, और कुवलयानंद अप्पय दीक्षित की रचना है। ठीक है, तो जयदेव के चंद्रालोक और कुवलयानंद जो था अप्पय दीक्षित का, इसके अनुसार निर्मित हुए थे अधिकतर अलंकार ग्रंथ। कुछ ग्रंथों में काव्य प्रकाश, मम्मट का है काव्य प्रकाश, ठीक है, और साहित्य दर्पण का भी आधार पाया जाता है। यानी कि चंद्रालोक, कुवलयानंद, काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, इन चार जो रचनाएं हैं, ये चार रचनाओं को आधार के रूप में बतलाया है शुक्ल जी ने। अलंकार ग्रंथ का आधार ये ग्रंथ है। वहीं हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। शुक्ल जी बताते भी कि रीति ग्रंथों की परंपरा कब से चली है? चिंतामणि त्रिपाठी से। और ये प्रश्न आता भी है कि शुक्ल जी ने रीति ग्रंथों की परंपरा किससे मानी है? तो चिंतामणि त्रिपाठी जी से मानी है। अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि उन्होंने रीति काल का आरंभ ही चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। उन्होंने संवत 1700 के कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश के 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के क्या किए? इन्होंने सब अंगों का पूरा निरूपण किया है। और पिंगल या छंद शास्त्र, ये भी पूछा जाता है कि पिंगल को किस और नाम से जाना जाता है? तो छंद शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो पिंगल या छंद शास्त्र पर एक पुस्तक भी लिखी है। किसने लिखी है? चिंतामणि त्रिपाठी जी ने। तो इस प्रकार इनके कई ग्रंथ हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु और काव्य प्रकाश। ठीक है, तो इस प्रकार के ग्रंथों के आधार पर ही शुक्ल जी कहते हैं कि चिंतामणि त्रिपाठी से ही रीति ग्रंथों की परंपरा चली है। अतः रीति काल का आरंभ हमें चिंतामणि त्रिपाठी से ही मानना चाहिए। तो इस प्रकार उपर्युक्त बातों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की जो परिपाटी थी, तो लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। ये कौन कह रहे हैं? ये शुक्ल जी कह रहे हैं। ये कथन भी पूछा जाता है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्य के गुण नहीं थे। वहीं काव्य के साधारणतः 2 भेद किए जाते हैं, श्रव्य और दृश्य। ध्यान रखिएगा, काव्य के कितने भेद किए गए हैं? 2 भेद किए गए हैं, श्रव्य और दृश्य काव्य। जहाँ काव्यांगों का विस्तृत समावेश दास जी ने अपने काव्य निर्णय में किया है। दास जी यानी कि भिखारी दास जी ने। काव्य निर्णय किसकी रचना है? भिखारी दास की रचना है। तो वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि काव्यांगों का विस्तृत समावेश किसने किया है? भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में किया है। काव्य निर्णय में क्या है? काव्यांगों का विस्तृत समावेश है। वही भूषण का भाविक छवि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है। भाविक छवि किसने दी? भूषण ने ये संज्ञा दी भाविक छवि, जो कि एक नया अलंकार सा दिखाई पड़ता है। ठीक है, भाविक का जो संबंध है, भाविक का संबंध कालगत दूरी से है। ठीक है, तो विशेषतर भाविक का अर्थ क्या लिया गया है? कालगत दूरी से है। और शुक्ल जी कहते भी है कि वास्तव में यदि देखा जाए तो संस्कृत ग्रंथों के भाविक का ही एक दूसरा या प्रवर्धित ये रूप है। ठीक है, भाविक का संबंध कालगत दूरी से है, इसका देशगत से, लेकिन भूषण का जो भाविक है ये देशगत से, बस इतना ही अंतर है। वहीं आगे वे लिखते हैं कि सच पूछिए तो छल का अंतर्भाव अवहित था में हो जाता है। तो छल का अंतर्भाव किस में हो जाता है? अवहित था में हो जाता है। वहीं लिखते हैं शुक्ल जी कि केशव दास ने रूपक के 3 भेद दंडी से लिए। किससे लिए? दंडी से लिए रूपक के 3 भेद। कौन कौन से? अद्भुत रूपक, विरुद्ध रूपक और रूपक रूपक। ये 3 जो भेद थे ये दंडी से लिए थे केशव दास जी ने। रूपक रूपक दंडी के अनुसार वहाँ होता है जहाँ प्रस्तुत पर एक अप्रस्तुत का आरोप करके फिर दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? रूपक रूपक हो जाता है। मतलब एक बार तो जहाँ पे प्रस्तुत पर अप्रस्तुत का आरोप कर दिया गया, फिर उसके बाद दूसरे अप्रस्तुत का भी आरोप कर दिया जाता है, तो वहाँ पे होता है रूपक रूपक। किनके अनुसार? दंडी के अनुसार। चूंकि केशवदास जी ने अलंकार को ही सबसे प्रधान माना था, इस आधार पर केशव को ही अलंकार आवश्यक मानने के कारण अलंकारवादी कह सकते हैं। तो इस बात की पुष्टि शुक्ल जी ने भी की है कि केशवदास जी क्या है? अलंकारवादी कवि हैं। ठीक है, महाराज जसवंत सिंह ने अपने भाषा भूषण की रचना
चंद्रालोक के आधार पर की थी। तो पहली तो बात ये कि भाषाभूषण के रचनाकार कौन है, तो भाषाभूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। ये सब पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो भाषाभूषण की रचनाकार जसवंत सिंह है, और जसवंत सिंह ने ये जो भाषाभूषण की रचना की किसके आधार पर, चंद्रालोक के आधार पर की। आपको पता ही है कि जयदेव की रचना है चंद्रालोक, तो इसी के आधार पर जसवंत सिंह ने अपने भाषाभूषण की रचना की थी। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि ये जो रीति ग्रंथकार थे जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना की, अलंकारों की अपेक्षा उनका नायिका भेद की ओर कुछ अधिक झुकाव रहा है। यानी कि ये जो रीति ग्रंथकार थे इन सभी का झुकाव किस ओर ज़्यादा रहा, अलंकारों की अपेक्षा नायिका भेद की ओर। इससे श्रृंगार रस के अंतर्गत बहुत मुक्तक रचना हिंदी में हो गई थी। इस रस का सारा वैभव कवियों ने नायिका भेद के भीतर ही दिखाया। रस ग्रंथ वास्तव में नायिका भेद के ही ग्रंथ है। तो रस ग्रंथ वास्तव में क्या है, नायिका भेद के ही ग्रंथ है। नायिका श्रृंगार रस का आलंबन है। तो ये ध्यान रखिएगा, नायिका क्या है, श्रृंगार रस का आलंबन है। कहते हैं कि केवल नक्शिक वर्णन के लिए ही इन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ लिखे थे। कहते भी हैं कि यहाँ पे इस आलंबन के अंगों का वर्णन एक स्वतंत्र विषय हो गया और न जाने कितने ग्रंथ केवल नक्शिक वर्णन के लिए ही लिखे गए थे। इसी प्रकार उद्दीपन के रूप में षड ऋतु वर्णन पर भी कई अलग पुस्तकें लिखी गई है। उद्दीपन के रूप में षड ऋतु वर्णन, ठीक है, और आलंबन के रूप में नायिका। विप्रलंब संबंधी 12 मासे भी कुछ कवियों ने लिखे हैं। रीति ग्रंथ की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाधा भी पड़ी है। प्रकृति की अनेक रूपता, जीवन की भिन्न भिन्न चिंत्य बातों तथा जगत के नाना रहस्यों की ओर कवियों की दृष्टि नहीं जाने पाई है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, नायिका के ऊपर ही लिख रहे हैं, तो कैसे जाएगा। वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई, ठीक है। सभी केवल श्रृंगार और नायिका के ऊपर ही लिखे जा रहे हैं। उसका क्षेत्र संकुचित हो गया। किसका, ये प्रकृति चित्रण का, कह सकते जगत के नाना रहस्यों का ये क्षेत्र क्या हो गया, संकुचित हो गया। वाग्धारा बंधी हुई नालियों में भी प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस सिक्त होकर सामने आने से रह गए। ये सब शुक्ल जी कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह हुई कि कवियों की व्यक्तिगत विशेषता की अभिव्यक्ति का अवसर भी बहुत कम रह गया, ठीक है। तो इस कारण से भी श्रृंगार रस की जो रचनाएं हैं वो मूलतः क्या होने लगी, अलंकार की अपेक्षा नायिका भेद पर ज़्यादा लिखी जाने लगी, श्रृंगार पर अधिक लिखी जाने लगी। इसके एक कारण की ओर शुक्ल जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया और कहते हैं कि यदि शब्दों के रूप स्थिर हो जाते और शुद्ध रूपों के प्रयोग पर जोर दिया जाता तो शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने का साहस कवियों को ना होता। चूँकि शब्दों के रूप स्थिर नहीं थे और शुद्ध रूप के प्रयोग पर जोर भी नहीं दिया गया था, इसलिए कवियों ने क्या किया, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत कर दिया। पर इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हुई जिससे भाषा में बहुत कुछ गड़बड़ी बनी रही। भाषा की गड़बड़ी का एक कारण ब्रज और अवधी इन दोनों काव्य भाषाओं का कवि की इच्छा अनुसार सम्मिश्रण भी था। अर्थात ब्रज और अवधी दोनों को मिला करके भी कवि क्या कर रहे थे, रचना कर रहे थे। तो इस प्रकार शुक्ल जी ने बताया है कि कैसे भाषा के विकृत रूप सामने आ रहे थे। वहीं सूरदास की भाषा में यत्र तत्र पूर्वी प्रयोग था, जैसे मोर, हमार, कीन, अस, जस इत्यादि, ठीक है। वही बिहारी की भाषा भी कीन, दिन आदि से खाली नहीं थी। दास जी ने अपने काव्य निर्णय में ये कहा भी है, ठीक है, और काव्य भाषा पर दृष्टि हमारी डाली भी है। तो दास जी कौन, भिखारी दास, बार बार इनका नाम आ रहा है और इनकी रचना काव्य निर्णय के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। कहते हैं कि मागधी, उक्त दोहों में मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय, मागधी शब्द से किस भाषा का अभिप्राय है, पूर्वी भाषा का अभिप्राय है। अवधि अर्ध मागधी से निकली मानी जाती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती। तो भाषा के बारे में भी यहाँ शुक्ल जी बताते हैं कि अवधि जो है वो कहाँ से निकली है, अर्ध मागधी से निकली है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि मागधी जो शब्द है, मागधी शब्द से पूर्वी भाषा का अभिप्राय हम समझते हैं, और जो अवधि है, अवधि अर्धमागधी से निकली मानी गई है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। यहाँ पे शुक्ल जी ने एक और बात
पर हमारा ध्यान दिया है कि देखिए एक रचना है रतन हजारा, और ये किसकी रचना है, तो रस निधिकृत रतन हजारा। तो याद रखिएगा रतन हजारा जो रचना है वो किसकी है, रस निधि की, ये पूछी जाती है रचनाएं। तो कहते हैं शुक्ल जी यहाँ पर यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक जान पड़ता है कि कह सकते हैं कि सारांश रूप में शुक्ल जी अंत में लिखते हैं कि रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्व और सवैये ही रहे। तो रीतिकाल के कवियों का प्रिय छंद क्या था, कवित्व और सवैया। कवित्व तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया है। तो श्रृंगार और वीर दोनों रसों के लिए कौन सा उपयुक्त माना गया है, तो कवित्व माना गया है छंद, ठीक है, उपयुक्त माना गया है। सवैया श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। वही सवैया की बात की जाए तो वह श्रृंगार और करुण इन दो कोमल रसों के लिए उपयुक्त होता है। कहते हैं आगे शुक्ल जी की वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई थी। एक तो श्रृंगार की, ठीक है, और एक वीर की। प्रधानता लेकिन श्रृंगार की ही रही थी रीतिकाल में। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों ने अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण जनता की रुचि थी, जिनके लिए कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। तो इस प्रकार अंत में सारांश रूप में रीतिकाल की बहुत सुंदर प्रवृत्ति और विशेषता कह सकते हैं शुक्ल जी ने बता दी है कि विशेषता यहाँ श्रृंगार काल कह सकते हैं क्योंकि प्रधानता श्रृंगार की ही रही थी, और बहुत श्रृंगार के वर्णन में कवियों ने अश्लीलता को बहुत ऊपर तक सीमा तक पहुँचा दिया था, जिसमें कुछ जनता की रुचि भी शामिल थी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने रीतिकाल की महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्ति और विशेषताओं को इस वीडियो में पढ़ लिया है। अब अगली कक्षा से हम रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उन सबको चर्चा करेंगे, उन सबको पढ़ेंगे, उनकी रचनाओं को देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए क्योंकि सभी बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हैं आपके लिए। तो चलिए मिलती हूँ एक अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।